खाई को कैसे पाटा जा सकता है, ये सब बातें चलती रही। और मौका मिला जब मुझे राजनीति में आने का, तो हमने उस समय सुन रखा था। शक्ति कुमार हमारे यहाँ एक बहुत वोकल विधायक और नेता हुआ करते थे, बट ही वाज असैसिनेटेड। उसी प्रकार से नंबर ऑफ जो शेड्यूल कास्ट के नेता हुआ करते थे, केस में उनको विक्टिमाइज कर दिया जाता था। अगर केस में विक्टिमाइज नहीं किया जाता तो अल्टीमेटली उनका असैसिनेशन होना ही था। जगलाल चौधरी जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तेज विद्यार्थी, हर तरह से ठीक, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने मंत्रिमंडल में बहुत दिन तक नहीं रख सके उनको, इसलिए कि उनके विचार कुछ इस ढंग से थे, ऐसे उनको फॉलो किया गया कि फिर बेचारे उठे नहीं, दुनिया से भी चल गए। टू सम एक्सटेंट इस बाबा अम्बेडकर साहब के सामने उनकी कहानियां, उनके किताबों को जो आप पढ़ करके हमें संस्मरण बताया, उतना तो हम नहीं वह नहीं जाने, आप ही लोगों से सुना कि शायद एक कंट्राडिक्शन हो सकता है आज के माने में कि संभवतः जिस प्रकार से भगवान बुद्ध स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं किए थे, हमारे भीमराव बाबा अम्बेडकर भी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं किए थे, ऐसा हमको पता है। किसी न किसी रूप में उनको इस प्रकार से मानसिक क्लेश हुआ, मानसिक अंतर्द्वंद हुआ, या और सारी बातें हुई कि लास्टली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो हमारे दिमाग में एक बात बनी, और वहां पर बात बनी, इतिहास के दो हीरो मेरे दिमाग में आए। इतिहास में मेरा ऑनर्स था, डिबेट होते थे। एक डिबेट आया था, उस समय हम पार्टिसिपेट किया था, और हमको आश्चर्य हुआ कि क्यों हमको फर्स्ट अवार्ड दिया गया था कॉलेज में। क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि जीतन, तुम डिजर्व करते हो फर्स्ट क्लास का, लेकिन एमए करके आओ, तुमको फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं देगा, लेकिन आओ तुमको गया कॉलेज में हम प्रोफेसर बना देंगे। ये एक टीचर का आश्वासन था। लेकिन वो गया कॉलेज में उस विषय पर, उस टॉपिक पर हमको फर्स्ट कैसे दे दिया लोग, ये भी आश्चर्य थी। इसी बात को लेकर आश्चर्यित थे। टॉपिक था कि व्हाट फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या एम्पायर्स। लोग ने बड़ी बाखूबी से डॉक्टर वो राणा प्रताप का नाम लिया। बोलने वालों में 90% क्या कि 95% लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में पक्ष लिया था, कहा था। लेकिन हम और हमारे कुछ साथियों ने लिया था कि नहीं, महाराणा प्रताप ने एक मोरल दिया, एक सिद्धांत दिया, इससे मुगल लोग दहशत में नहीं आए। दहशत में देने वाला आदमी था छत्रपति शिवाजी, जो गुरिल्ला वारफेयर किए, उनको पहाड़ी चूहिया का कहा गया। लेकिन सही बात है कि एक ने अनेकों बार मुगल सल्तनत के सिपाहियों को और उनके फौज को उन्होंने तहस नहस कर दिया, और जिसके चलते मुगलों को भागने का एक कारण बना कि अब हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते हैं। तो सिद्धांत हमने कंक्लूड किया वहां पर कि जो शख्स, जो परिवार हर तरह से टेरराइज है, विक्टिमाइज है, कमजोर है, उसको डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट फाइट करेगा तो पीछा आ जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसको वही पॉलिटिक्स करना चाहिए जो पॉलिटिक्स शिवाजी ने कहा था। यहाँ पर हम मेंशन करना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स को भी सुना है कि यहाँ हमारे साथी लोग बहुत कार्ल मार्क्स के लोग होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था ये
2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। मतलब 95 सरभरा वर्ग को बचाने के लिए 5 पूंजीपतियों का भी सहारा लेना पड़े तो बेशक उससे सहारा लो, ये उन्होंने कहा था। हम लोग भी करते हैं, देहात में इधर गुड्डी आप लोग बुलाते हो, वो तिलंग, तो जो तिलंगी बुलाते हैं, अब एक तिलंगी को काटना होता है तो थोड़ा साथ देते हैं, हम डाउन कर देते हैं उसको, और उसके बाद उसका तागा में तागा सट जाता है तो खींच लेते हैं, वो कट जाता है। इसको भी वही कहा जाता है, वही सिम्टम है। तो हम लोगों ने राजनीति में भी यही बात सोचा कि डायरेक्ट ट्रांस होकर के चलोगे तो तुमको तोड़ देगा, इसलिए तुम झुक करके चलो, कंप्रोमाइज की जरूरत हो तो कंप्रोमाइज करके चलो, तभी समाज में तुम कर सकते हो। और दैट वेरी फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। अगर आज 35 वर्ष की राजनीति लाइफ मेरी है, हमारे जीवन में कभी ये बात नहीं आई थी कि हम मंत्री बनेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने को लिमिट रखा था कि आई मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली सो दैट आई मे रिप्रेजेंट द मैटर ऑफ पब्लिक इन बिहार असेंबली। लेकिन कर सकते हैं, अब कोई रिस्पॉन्सिबल हो, कोई नेचर कहता है, कोई भगवान कहता है, हम कहते हैं मेरे माता पिता का यह आशीर्वाद था कि हम मंत्री भी बने, डिप्टी मिनिस्टर से शुरू किया, राज्य मंत्री भी बने, मंत्री भी कैबिनेट रैंक के बने और इस्तीफाकन चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो इसका एक ही कारण था कि बहुत चमक दमक की राजनीति हमने नहीं की थी, जैसे हम आपको बैकग्राउंड में बतलाया है आपको। अगर हम चमक दमक की राजनीति करते तो या तो हम मार दिए जाते, या नहीं तो अनेकों प्रकार के केस मुकदमा में मुझे फंसा दिया जाता। गरीब को क्या है, चोरी में पकड़ा गया, चलो ये राजधानी में पकड़ा गया, चलो ये डकैती में पकड़ा गया, क्या भाई ये कत्ल में पकड़ा गया। आज कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है, हैविंग ए फुल ऑनर टू द कोर्ट, हम कहना चाहते हैं कि आज स्थिति यही है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो हम विक्टिमाइज हो सकते थे, इसीलिए हम अपने को दबा करके नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर बना करके चलते रहे, और ये सोच करके चलते रहे, जब न्याय व्यवस्था पर बात हम करते हैं तो एक वाक्या याद आ जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दी देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कोर्ट में गए थे हाजिर कोई बात में कहने के लिए, गवाह देने के लिए। गवाह देने के बाद माननीय जज को सलाम करते हुए वो उतर रहे थे डेस्क से, उन्होंने कहा था सर न्याय कीजिएगा इस केस में। आप भी समझ सकते हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा था, लेकिन जज ने कहा नहीं नहीं, हम न्याय करने के लिए यहाँ पर नहीं हैं, हम फैसला देने के लिए यहाँ पर। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैसला एंड न्याय। न्याय इज सपोर्टेड बाय डिस्क्रिशन एंड फैसला इज सपोर्टेड बाय विटनेस। आज इस विटनेस के जमाना में, मेटेरियलिस्टिक युग में, हम किसी की हत्या कर देंगे लेकिन मेरे सामने कोई गवाह उपस्थित नहीं होगा तो हम कोर्ट के द्वारा बरी हो जाएंगे। अगर हम कुछ नहीं किया है और हत्या का इल्जाम मेरे ऊपर आया और 10 आदमी जाके कह दिया कि हाँ जीतन मांझी ने सही हत्या किया है, तो हम हैंग हो जाएंगे। यही फैसला है, यही फैसला है। ये भी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बोलते हैं तो एक बड़ी बात मेरे दिमाग में बहुत पहले से आ रही थी, जिस पर एक विचार हो, कंसिडरेशन हो कि क्या होना चाहिए आखिर इसमें, इस पद्धति में कैसे चेंज होना चाहिए। आज शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, हम धारदार बनाने का प्रयास किया बिहार में। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट है भी क्या।
So that act was framed in 1989 and rules was framed in 1995 and that became in influence in 1996. उसमें सारा प्रावधान है, बट आपने देखा होगा so many massacre has been committed in बिहार. अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या कहा, इन एब्सेंस ऑफ विटनेस सभी एक्यूज को लेट आउट कर दिया. हुआ है, आप लोगों ने पेपर सुना होगा. ये क्या है, 35-35 की हत्या हुई, तो हत्या क्या भगवान के जंगली आके करके चला गया कि माननीय कोर्ट ने कहा कि साहब साक्ष्य नहीं है, तो साक्ष्य मिटाने की कार्रवाई आज चलती रहती है. यही कारण है कि हमारे गरीब तबके के लोग जो कंपैरेटिवली कमजोर अपने को साबित करते हैं वो सरफेस पर नहीं आते हैं, और यही कारण है कि हमको जस्टिस नहीं मिल पाता है और जस्टिस दूसरे लोग ले जाता है. तो हम वही कह रहे हैं, हमारा कहना यही था कि हम भी इसी मानसिकता से थोड़ा दबाव में आकर के हम मानते हैं कि हमें एक प्रतिनिधि के रूप में जितना काम करना चाहिए था वो काम हमने नहीं किया. यहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब की एक बात याद आ जाती है हमको. आप लोग चूंकि बाबा अम्बेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित हैं, अध्ययन किया है, प्रभावित तो हम भी हैं. हमारा अध्ययन नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने कहा था कि जब संविधान बन रहा है तो दो चीज उन्होंने कहा था. संविधान बहुत पायस है, भी उम्दा है, संसार के अच्छे संविधानों में एक है, बट जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि संविधान की कितनी सफलता होगी, ये संविधान कितना काम करेगा. एक चीज वो कहा. इसी को स्मूथली आगे चढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि अभी हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है कि हम इतना लिबरल हो गए हैं, इतना उदार विचार के हो गए हैं कि समान वोटरों को हम वोट देने के लिए अलाउ करेंगे और वही लोग वोट करेगा, अपना प्रतिनिधि को चुन पाएगा ठीक से. इसका डाउट इस महामानव को था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि यदि रिजर्वेशन है तो रिजर्व कैटेगरी की कंस्टिट्यूएंसी में रिजर्व कैटेगरी के ही वोटर होना चाहिए था, ये इन्होंने कहा. और आगे जाकर के इसको कैसे तोड़ा मोड़ा सो ज्यादा ठाकुर जी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं उतना, लेकिन टूटा. और आज हम लोग देखते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिस समाज से हम हैं, वो समाज थोड़ा सा उदास रहता है और जिसको कुछ फेवर लेना है वो बहुत एग्रेसिव होता है हम पर और दुनिया को दिखलाता है कि वाकई जीतन मांझी को जिताने में हमारी भूमिका अहम है. और सचमुच में जीत जाते हैं तो बड़ा बड़ा माला लेकर के गला में पहले वही पहुंचाने चाहिए. आप सोचिए अंतर्द्वंद को, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है. कितने डिप्लोरेबल कंडीशन है हम लोगों का कि माला के भार में लग जाते हैं. हम चाहते भी हैं कि हम इसको कुछ करें, लेकिन उसकी जाति समुदाय इतना तीव्र है कि पार्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट में अगर हम यहाँ पर जस्टिस की बात किया कि गरीबों पर बहुत अत्याचार कर रहा है, उसका संवाद समस्त बिहार में फैलता है. और अगर हम दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से भी लड़ते हैं तो वहां जाकर के कहता है कि ये तो हमारे कास्ट को बर्बाद करने वाला आदमी था, इसको वोट मत देना. नतीजा हमारा जो हमारे लोग होते हैं वैसे हार जाते हैं और
हम जिसके लिए करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा आप लोग अभी किया, बहुत अच्छी चर्चा किया, वे लोग सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, आउट ऑफ इग्नोरेंसी या लोभ में या भय में, सब तरह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग पूर्णतः नहीं कर पाते हैं। ये कहने में हमको संकोच आज नहीं है आपके सामने, और यही कारण है कि प्रश्न होता होगा आप लोगों के सामने। और अभी एक हाल में एक स्टांस मेरे सामने आया, आपको भी हैरत लगता होगा कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर हमने जो भी काम किया सभी सोशल सेक्टर का काम किया, गरीबों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। ठीक ही अभी एक साथी हमारे साथी ने कहा, इवन हम नक्सलिज्म के लोग हैं उनसे वार्ता करके हम कहा और उनके लिए भी काम करने का प्रयास किया। ये सब कोई काट नहीं सकता है। जो 34 निर्णय हमने लिया, वो 34 में अगर एक को भी फॉल्सिफाई कर देगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक बात ये हो गई, हमको मात्र 4 वोट की आवश्यकता थी। हमारे शेड्यूल कास्ट वहां 38 हैं। अगर 38 में 30 शेड्यूल कास्ट के साथी लोग हमको वोट देते तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहां नहीं रहते, वो जीतन मांझी ही रहता था। नहीं दिया। अब कहिए, हमें गुस्सा नहीं है, लेकिन तरस है व्यवस्था पर। इस व्यवस्था पर तरस है कि आखिर जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी मानसिकता इतनी क्यों दबी हुई है? क्यों नहीं कम से कम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं तो जाए तो समान डिग्री में तो रहना ही चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दैट मीन्स जीतन मांझी को विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ। एक अनुभव का बहुत बड़ा भाग है और एक क्वेश्चन भी है कि इसको कैसे हम सेटल कर सकते हैं, कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये हमारे मन में अंतर्द्वंद है और आपके इस गौरवशाली इंस्टीट्यूशन में आकर के इस विषय को हम छेड़ना चाहते हैं आपके लिए, डेलिब्रेशन के लिए एंड जरूरत पड़े तो लेखन के लिए। इसको कैसे हम दूर करेंगे, कैसे हम अपने दलित साथियों को, कमजोर साथियों को, जो जन रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे हम बोस्ट करेंगे कि वो स्वतंत्र निर्णय लें। सारी बातों के बाद हर फैक्टर है हमारे सामने जिसका हम थोड़ा थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारे यहाँ 243 कंस्टिट्यूंसी है बिहार में, 11 करोड़ के आसपास में हमारी जनसंख्या है और उसमें 38 कंस्टिट्यूंसी रिजर्व है, तो 243 कंस्टिट्यूंसी को 38 भाग में बांटेंगे तो एक शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में लगभग 40-25-200 यानी 6 कंस्टिट्यूंसी के आसपास में आ जाएगा। 6 कंस्टिट्यूंसी जनरल और उन सभी कंस्टिट्यूंसियों में मिलाकर के एक शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी हो, और रिजर्व कैटेगरी के साथियों के लिए रिजर्व कैटेगरी का वोटर अगर होगा तो हमारा ये जो एमएलए है, जनप्रतिनिधि है, ये समझ जाएगा कि हमको पार्टिकुलर आदमी को मुंह नहीं देखना है, हमको गरीबों का मुंह देखना है। वो स्वतंत्र निर्णय लेगा, स्वतंत्र काम करेगा। यही इच्छा हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की थी। इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। एकदम फर्मेंट होप हमारा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। हम आह्वान करेंगे आप लोगों के माध्यम से, आज के इस माध्यम से, अपने पार्लियामेंट के साथियों को कि अम्बेडकर के फॉलोअर जय भीम कहते हुए बाबा अम्बेडकर तक अमर हो नारा देते हुए हम आगाते नहीं हैं।
संविधान का नाम लेते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर का दिन है। तो आखिर बाबा अम्बेडकर का दिन और बाबा अम्बेडकर का जो गुरु मंत्र था उससे तुम क्यों भूल गए हो? पार्लियामेंट के सभी सदस्य क्यों नहीं आपस में बैठ करके इस बात पर चर्चा करते हैं? क्यों नहीं कंपेल करते हैं पार्लियामेंट को या सरकार को कि बाबा अम्बेडकर की उस नीति को इम्प्लीमेंट करो जिसके चलते आज हमारे जन प्रतिनिधि हैंडकैप हो गए हैं, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरों के प्रति आभारी रहते हैं। ये आज एक यक्ष प्रश्न है हमारे सामने, ये आज आपके सामने कहना चाहते हैं। अगर ये हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी बात आगे बढ़ रही है, लेकिन एक अनुभव की बात मैं बतलाता हूँ। जो मेरी बेटियां यहाँ पर है उसको अदरबाज नहीं मानेगी। और 1990 में हम चुनाव हार गए थे तो हमारे घर परिवार के लोग रोते थे और हम हंसते थे। तो कोई लोग कहते थे कि लगता है दुख से ही पागल हो गए इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन जब कुछ लोगों ने हमसे पूछा तो हम कहा कि हाँ, हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हमको प्रायश्चित मिला, हमको पाप का फल मिला, इसलिए हम हंस रहे हैं कि चलो इस बहाने भी तो कम से कम हम ओवरकम हुए। और वो पाप क्या थी? फतेहपुर से हम चुनाव लड़ रहे थे, गया का एक कंस्टिट्यूंसी है सीजमेंट फतेहपुर। वहां पर एक जंगल का शेर, कहिए यादव परिवार के, उनको जंगल का शेर कहा जाता था। हाँ, माफ करेंगे, कास्टिज्म की ओर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन संयोगवश प्रसंगवश कहना चाहते हैं। और उस जंगल में 1000 कुकर्म वो करते थे, लेकिन हम लोग भी जाते थे तो उनके यहाँ चाय पानी पीते थे। जंगल में ठहरने का कहाँ कौन मौका था? हमको भी लगता था कि ये अगर ठीक हो जाएंगे तो 15-20 हजार वोट हमको मिल जाएगा, इसलिए जाते थे। और सही है कि 1985 में हमको काफी वोट मिला। हम 49,000 वोट के मार्जिन से जीते थे और 85,000 वोट हमारे पक्ष में आया था फतेहपुर में। दैट वाज द एग्जाम्पल कि बिहार में शायद इतना वोट लाने वाला शेड्यूल कास्ट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। इस कंस्टिट्यूशन में 86,000 वोट लाया हो। लेकिन घटना घट गई। मालूम हुआ एक लालजी मांझी नाम करके साथी, हैपन्स टू माई ओन कास्ट मैन, हमारे घर पर आया, 2 दिन रहा, काफी रोया, इतना रोया और हृदय विदारक कहानी उसने सुनाई कि विधायक जी, हमारी संपत्ति तो सारा ले ही लिया, वो दैट नाम नहीं बतावेंगे, नाम मुझे याद है उसने, लेकिन हमारा इज्जत को भी उसने नहीं बख्शा। यानी उनके घर परिवार के बच्चियों के साथ, बहू के साथ उसका दुष्कर्म का मामला नंगे आंखों से, खुले मुंह से हमारे सामने कहा। अब हमारे सामने प्रश्न आ गया था, अब हम क्या करें? हम 30,000 वोट देखें कि ये सामाजिक जस्टिस को हम देखें? मेरा दिल आज भी रोता है, हम कॉम्प्रोमाइज कर गए थे, हम उस यादव के खिलाफ कुछ नहीं किया और कंसिक्वेंटली हार गए। तो हम कहा कि ठीक ही हार गए, हमको दंड मिल गया। ये हम लोगों के सामने विवशता रहती है। अगर बाबा अम्बेडकर का प्रोविजन रहता, प्रावधान रहता, तो उनकी वोट की क्या मेरी चिंता थी, मुझे चिंता थी। वो 30,000 वोट देंगे जनरल को, हमारा 6,000 वोट तो कम से कम हमको मिलता और 6 कंस्टिट्यूंसी में 36,000 40,000 वोट मिलता, हम शान के साथ जीत के असेंबली में चले जाते। इसी के लिए ये युग दृष्टा बाबा अम्बेडकर ने प्रोविजन रखा था, जिसको आप कह रहे हैं कि मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उसमें तो हम भी तो साथ हैं, हमारे लोग भी तो साथ हैं। उन्होंने भी तो हाथ उठाया होगा ई प्रोविजन को हटाने के लिए पार्लियामेंट में, तो उसके लिए किसी एक को हम दोष क्यों दें? उसमें हमारे लोग भी साथ थे। कहाँ किसने उसमें रिवेल किया? कहाँ उसमें पार्लियामेंट की सदस्यता त्याग पत्र देने की बात आई? अगर ये प्रकार की बात होती, अगर मूवमेंट चलता, तो हम कह सकते थे कि हाँ, उन लोगों ने फाइट आउट किया, बाबा अम्बेडकर के सिद्धांत को लेकर के चलने की बात उन्होंने की, हम मानते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो हमारा कहना है कि हम लोगों के सामने मोर और लेस इस प्रकार की व्यवस्था आ जाती है जिसके चलते चाह करके भी हम लोग जस्टिस नहीं कर पाते हैं और ये सोच करके चलते हैं कि चलो 100 काम में अगर 10 काम भी हम समाज के लिए किया, 90 काम हम इम्प्रेस्ड होकर के इम्ब्रेस्ड होकर के किया, तो चलो 10 को तो किया, इतना पर संतोष करते हैं। बट दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ सेलेस। हम कर सकते हैं कि वो गलत है। इस अवधारणा से अगर प्रेरित होंगे तो आज 68 साल आजादी की हुई है, 168 साल भी आएगा तो भी हम लोग इसी स्थिति में बने रहेंगे। इसको वी हैव टू चेंज। आप लोग जो नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, बुद्धि के साथ आगे जा रहे हैं, आप में एक उत्तेजना है, आप में एक आग है, फायर है, उस चीज को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग चाहे छात्र हों छात्राएं हों, सब मिल करके इस पर गौर करेंगे और इस पर गौर करेंगे तो हमारे दिमाग में बात आती है। अंग्रेजी कहा कि पढ़ा तो नहीं है लेकिन दिमाग में कहीं बात आती है ना कि सुधार की बात अपने घर से प्रारंभ होता है। क्या अंग्रेजी में टर्म है बताइए, उसको आप लोग जानते होंगे। It begins from house itself। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भाई जो करना है उसको व्यवहार में लाओ। हम कहना चाहते हैं सभी दलित बंधुओं से एवं आदिवासियों से, और यही कारण है कि जब हम नेपाल की तराई में वाल्मीकि नगर में थारू जात जो आदिवासी हैं उनके घर में हम घोंघा भात खा रहे थे। घोंघा जानते होंगे आप लोग, उसको लोग अछूत मानता है, लेकिन हमारे प्रांत में एक नेता बने थे, ये घोंघा खाने वालों, ये बकरी चलाने वालों, ये चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, एक नारा दिया गया था। बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन वही घोंघा और चूहा खाने वाला जीतन मांझी ऑनर्स के साथ सीएम के कुर्सी पर आया तो महोदय आज हटाने के लिए नीतीश कुमार जी को साथ दे दिया उन्होंने। तो कैसा नारा था, क्या इसके पीछे उनका थीम था, भगवान जाने। तो हमारा यही कहना है कि उस समय हम उन लोगों को कहा था, उनको उत्तेजना, उनमें जो सेल्फ रिलायंस कहा जाता है, एक स्वाभिमान कहा जाता है, एक अभिमान कहा जाता है। तो स्वाभिमान जागृत करने के लिए हमने उनको कहा था कि यार तुम आदिवासी हो, दैट मीन्स कि तुम मूल निवासी हो यहाँ के, और मूल निवासी तुम हो, तुम यहाँ के शासक रहे हो और आज शासित जीवन व्यतीत कर रहे हो। इतना समझ में नहीं तुमको है। बगल में नेपाल है, सभी नेपाल के लोग आकर के तुम पर आज इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं जो सभी विदेशी हैं, और तुम मूल निवासी हो, उसका अत्याचार सह रहे हो। लीजिए, ये कहा ही नहीं कि बिहार में आग लगे। सब लोग कह रहे थे जीतन मांझी सबको कहा दिया कि विदेशी है, सब विदेशी है। तो थोड़ा वहां पर भी हमने जरूरियत आई कि पलायनवादी वो जो पहले कहा था ना कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, हम कहा कि नहीं, हमको 3 स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। तो हमने कहा हाँ हमने कहा, और हम अपनी बात नहीं कहे हैं। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लो, जिसमें कहा है कि 8000 परिवार ही यहाँ द्रविड़ियन हैं जो मूल निवासी हैं, जिसको शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का लो, बाकी सब बाहर से आए हुए लोग। ये सच्चाई है। रमाशंकर शर्मा